हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आखिर कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं हम कि आखिर कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं और उससे संबंधित तो बाकी की चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास में सबसे पहले है कि आखिर कार्बनिक रसायन होती क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कार्बनिक रसायन होती क्या है। तो हमने आपको बताया था कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है, मतलब ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम कार्बन के यौगिकों को पढ़ते हैं व उनसे संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी रखते हैं। तो आओ देखते हैं अपन कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक रसायन है क्या और कार्बनिक यौगिक है क्या। तो इसमें वही बोला गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, अपने पास में कार्बनिक रसायन कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब बात ये आती है कि आखिर कार्बन के पास में ऐसी खासियत क्या रही कि जिसके लिए हमने एक अलग से ही केमिस्ट्री बना दी। तो अपने पास में कार्बन की खासियत होती है कि कार्बन में सबसे बड़ी बात होती है श्रृंखलन की प्रवृत्ति करने की गुण होती है, कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत सारे बंधों वाला एक यौगिक बना देते हैं, बहुत बड़ी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक बना देते हैं। साथ में कार्बन के पास में खासियत है, कार्बन एकल बंध भी बनाता है, कार्बन द्विबंध भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बंध भी बनाता है। तो इस तरीके की खासियत होने के कारण कार्बन के लाखों यौगिक हमें देखने के लिए मिलते हैं कि हमारे पास में कार्बन के लाखों यौगिक दे रखे हैं। और इन यौगिकों को पढ़ने के लिए हमने एक अलग से ही रसायन विज्ञान बना रखी है जिसको हमने बोला कार्बनिक रसायन, कि हम कार्बनिक रसायन के अंदर इनको पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे बोला गया है, वही बोला गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं और कार्बन के यौगिक तथा उनसे जुड़ी हुई अभिक्रियाएं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब बात तो ये फंसती है कि सर आपने बोल तो दिया है कि कार्बनिक यौगिकों का हमें अध्ययन करना है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कार्बन के यौगिक कौन से होते हैं। लेकिन यदि आपको कार्बन के ही बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कार्बन होता क्या है, सर आप तो हम शुरुआत में ही 11वीं क्लास में आए हैं और हमें तो पता ही नहीं कार्बन है क्या, आवर स्टडी में कहाँ है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप पहला लेक्चर देखें हमारा। हमने पहला लेक्चर आपको बना रखा है, केमिस्ट्री मेगी जी नाम के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप जरूर देखें। साथ में यदि आपको संजीव सर की पाठशाला ऐप पर हमने आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में एक लेक्चर समझा रखा है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है तो अपने पास में हाइड्रोकार्बन नाम हमने सुना होता है अभी तक। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वो यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हमें एल्कोहलों के बारे में पढ़ेंगे, हम कीटोन भी पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों को भी पढ़ेंगे। तो ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए हमें सारी जारी कहाँ पे मिलने वाली है, एक कार्बनिक रसायन के अंदर ही इन सब चीजों को हमें पढ़ना है। तो हम वहाँ पे काफी डिटेल से इनको पढ़ने वाले हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे अपने पास में क्या दे रखा है। हमारा मुख्य फोकस ये था कि हमने बोला कि कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। किसका? कार्बन के यौगिकों का। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कार्बन के यौगिक क्या है, तो समझते हैं थोड़ा सा क्या है। यहाँ पे बोला गया कि कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो केवल और केवल सजीव जीव जंतुओं या सड़े गले पेड़ पौधों आदि से प्राप्त होते हैं, या मतलब जीवित प्राणियों से प्राप्त होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ऐसा पहले बोला गया, लेकिन बाद में से गलत साबित कर दिया गया। और इन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि कार्बनिक यौगिक को कहीं पे प्रयोगशाला के अंदर हम नहीं बना सकते, हम प्रयोगशाला के अंदर कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने हमसे बोला
कि कार्बनिक यौगिकों को हम कहाँ पे प्रयोगशाला में या कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता, ऐसा इन्होंने हमसे बोला। तो इन्होंने हमसे यहाँ पे बोला कि हम ऐसे यौगिकों का निर्माण कहाँ पे नहीं कर सकते, प्रयोगशाला के अंदर हम इनका निर्माण नहीं कर सकते। मतलब ऐसे यौगिक जो केवल और केवल जीवित प्राणियों से ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो सड़े गले पेड़ पौधे हों, चाहे सड़े गले जीव जंतु हों, या सड़ी गली सब्जियां हों, इन सब चीजों से हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या बोल देते, कार्बनिक यौगिक बोल देते हैं। ऐसा मानना था इनका पहले। तो भैया बड़ी ही कठिन समस्या थी कि आखिर हम कोई यौगिक पढ़ेंगे तो पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर ये मिला कहाँ से है, सजीव से मिला है, निर्जीव से मिला है, कहाँ से मिला है। तो इन सब चीजों में अभी तो हमें शुरुआत में बिल्कुल कार्बन की जानकारी नहीं है, और आपने बोल दिया कि किसी यौगिक को पढ़ो तो पहले पता करोगे भैया कि वो क्या है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये तो और विकट समस्या खड़ी होती जा रही। लेकिन चलो इस समस्या का हम धीरे धीरे समाधान निकालने वाले हैं। तो समाधान के लिए देखिए, आप देखिए आगे क्या है। इन्होंने बोल दिया कि उस समय के आधार पर इन्होंने बोला कि शर्करा कार्बनिक यौगिक है, स्टार्च कार्बनिक यौगिक है, और प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, बस अभी क्या है, कार्बनिक यौगिक दे रखा है। तो भैया यदि ये आते हैं तो हम पहचान लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं आगे, चलो अपन देखते हैं क्या है। इसके बाद जो अपने पास में बात आई, तो हमारे पास में आया जैव शक्ति सिद्धांत। क्या आया अपने पास में, आया जैव शक्ति सिद्धांत। और ये सिद्धांत का लिख रहे हैं भैया क्या लिख रहे हैं भैया, हमने सिद्धांत लिखना था और क्या क्या लिखे जा रहे हैं। जैव शक्ति सिद्धांत था, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। अब ये जो थ्योरी थी वो बेसिकली एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। तो कौन सी ने दी थी, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे। और ये दी थी 18वीं शताब्दी लिखी हुई है, या 1815 ईस्वी में दी है। कब दी है, 1815 में दी है। और इन्होंने बोला कि कोई भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता, लैब में नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा इन्होंने पहले बोल दिया था। तो बेचारे सारे लोग जो थे उनका दिमाग लग ही नहीं रहा था, वो सोच ही नहीं रहे थे उसके बारे में कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया जाता होगा, क्योंकि इन महाशय ने ऐसा पहले से बोल दिया था। तो सब लोग मान रहे थे कि भाई साहब बहुत इंटेलिजेंट वैज्ञानिक है, इन्होंने बोला है तो ऐसा ही होता होगा, जिसके कारण किसी का दिमाग और किसी ने काम करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कि आपसे सोच ले कि अभी तक आपसे सब लोग यही कहते आए हों कि अपने गांव से किसी भी बच्चे ने 12 पास नहीं की है, तो कोई भी बच्चा जो नीचे होगा वो भी नहीं सोचने वाला, क्योंकि सब लोग पहले से वो डरा हुआ होगा, माइंड दिमाग में वही बातें चल रही होंगी कि कोई भी बच्चा 12 में पास होता ही नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने एग्जाम दिया और वो गलती से पास हो गया। क्या हो गया, गलती से पास हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ अरे 12 में तो आसानी से पास हो जाते हैं। तो हुआ ए कि फिर बच्चों की लाइन लग गई और एक से एक बच्चों ने 12 को पास कर लिया। वैसे ही हाल था इनका कि इन्होंने आते ही बोल दिया कि कोई भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम कहाँ नहीं कर सकते, हम प्रयोगशाला के अंदर नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो कोई सोच नहीं रहा था। अब सोच नहीं रहा था तो हुआ क्या, गलती से काम फिर हो गया। 1828 तक तो लोगों ने इनको माना, लेकिन 1828 में एक वैज्ञानिक फिर से आ गए, और उन वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिच होलर। क्या नाम था, फ्रेडरिच होलर। और इन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा यौगिक बना दिया कि भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम ही अलग हो गया वहां से। और उन्होंने इसकी जो परिभाषा थी ना जैव शक्ति सिद्धांत की, उस परिभाषा को ही गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा चलो हटाओ, तुम बकवास कर रहे हो, बिल्कुल हमें पागल बना के रखे हो इतने दिन से कि कोई भी कार्बनिक यौगिक कहाँ से नहीं बने सकता, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार नहीं किया जा सकता।
एक केवल और केवल सजीव जीव जंतु और जानवर प्राणियों से ही प्राप्त होगा। पहले ऐसा ही मानते थे, लेकिन होलन ने आके 1828 में इनके सिद्धांत को ही पूरा का पूरा गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा हम इसे प्रयोगशाला में बना के रखेंगे। तो वही इन्होंने बोला कि इनके मुख्य बिंदु क्या है। पहले बोला जाया करता था कि केवल और केवल जीवित प्राणियों से ही प्राप्त होंगे। अब क्या भैया जीवित को मार के हम प्राप्त करेंगे क्या? प्रयोगशाला में इनका संश्लेषण असंभव है, मतलब नहीं किया जा सकता। और इन्होंने तीसरा कि इसके लिए वाइटल फोर्स की आवश्यकता होगी, जीवित शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो अब देखो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या चमत्कार दिखा दिया। 1828 के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ अलग ही हो गई, और एक इसने करके रख दी, होलर ने करके रख दी। ये भाई साहब क्या कर रहे थे? इनका काम था खुरापात करने का काम था। एक खुरापात किया करते थे जैसे आप लोग आज के समय पे खुरापात करते हो। अरे सर हम नहीं करते हैं, आप ही करते हो। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो करता है कम से कम। तो ये क्या कर रहे थे, ये प्रयोगशाला के अंदर अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे। किसको? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे भाई साहब। क्या अमोनियम साइनेट को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, लैब के अंदर भैया चमत्कार हो गया, चमत्कार। इन्होंने एक ऐसा यौगिक बना के रख दिया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। और इन्होंने पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक बना दिया लैब के अंदर कि जिससे हमारा जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी ही गलत साबित हो गई। इन्होंने पहला कार्बनिक यौगिक बना के रख दिया यूरिया। ये जो यौगिक था, ये पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसे हमने अकार्बनिक यौगिकों से बनाया। किससे बनाया भाई साहब? अकार्बनिक यौगिकों से बना के रख दिया। ये हमारे पास में अकार्बनिक यौगिकों के बारे में बता के रखा है इन्होंने। अकार्बनिक यौगिक से हमने इसको बना के रख दिया। तो ये यूरिया जो था वो हमारे पास में पहला कार्बनिक यौगिक था जो प्रयोगशाला में बनाया गया। जैसे ही भाई साहब ये बना, बल्ले बल्ले हो गई, लोगों का डांस करना स्टार्ट हो गया। और उन्होंने वहां से क्या किया, अब लोगों ने सोचा अरे ये तो संभव था, वो हमें गलत बता रहे थे तब से, हमें पागल बना रहे थे तब से। और लोगों ने लाइन लगा दी, और लाइन लगा दी तो कॉलवे साहब आए, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, एसिटिक एसिड को बना के रख दिया। और भी महान महान वैज्ञानिक आए और उन्होंने बहुत सारे यौगिकों को प्रयोगशाला के अंदर बना के रख दिया। तो भाई साहब ऐसे किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप लोग अवधारणा ही बना के घूमे करे। ऐसा नहीं हो सकता, करके तो देखो, ट्राई करके तो देखो। हो सकता हो आप ही वो इंसान हो जो सबसे पहले करने वाले हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई कह दे जेई नहीं निकलती, नीट नहीं निकलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इन सब की बातों में विश्वास नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अपने पास में, हमारे पास में पहला कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। कौन? यूरिया, जो कि अकार्बनिक यौगिकों से बन रहा था। एक काम वो गलती से कर रहे थे, गलती से बन गया, लेकिन अपने लिए तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब देखो क्या हुआ। तो हमारे पास में जो अभी हाल हमने परिभाषा पढ़ी है, किसकी? कार्बनिक यौगिक की। इस परिभाषा को हम बोल देते हैं, कब की परिभाषा है? ये जैव शक्ति सिद्धांत के पहले की परिभाषा है। कि जब तक जैव शक्ति सिद्धांत चल रहा था तब तक तो ये परिभाषा भी दौड़ रही थी। लेकिन अब जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। अब फेल हो गया तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि आखिर कार्बनिक यौगिक अब कौन से होंगे? तो अपने पास में एक और परिभाषा आ गई कार्बनिक यौगिक की। उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न हो। क्या हो? हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न, मतलब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ओ क्या लिखा दिया, वेटिव, डेरिवेटिव जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं?
हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, मतलब जिन्हें हाइड्रोकार्बनों से बनाया जाता है, मतलब हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हो, उन्हीं को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन सर अभी तो हम चले थे कार्बनिक यौगिक को समझने के लिए, और आपने एक ऐसी परिभाषा दे दी कि उसमें दो दो नए शब्द आ गए जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास में शब्द आया कौन सा, हाइड्रोकार्बन। क्या आया हमारे पास में, हाइड्रोकार्बन। क्या हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो भैया ऐसे यौगिक होते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम किसके बारे में बात करने वाले थे, आपसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात कर रहे थे। कि जैसे ही जैव शक्ति सिद्धांत क्या हुआ, हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हमारे पास में नई परिभाषा आई कार्बनिक यौगिकों की। और इस परिभाषा में हमें देखने के लिए मिला कि हाइड्रोकार्बन व हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोल देंगे कि वो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। अब देखो अपने पास में है क्या, हमने देखा कि सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बनों की बात करते हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बनों में हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और ये हमें तीन प्रकार के मिले, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र, सामान्य सूत्र आप सभी को पता है, CnH2n+2 होता है। नहीं पता है तो हम सीख लिया है। एल्कीन का होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। मतलब एल्केन वो यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। क्या होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, चाहे आप कितने भी कार्बनों की एल्कीन क्यों ना बना दें, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होगा। जबकि एल्कीन हमारे पास में कौन सी होंगी, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या बना दिया है, द्विबंध होता है। क्या होता है, द्विबंध होता है। द्विबंध के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, ये द्विबंध होता है।
जबकि एल्काइन वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध उपस्थित होता है, और सबसे छोटी एल्काइन जो है वो ये अपने पास में दे रखी है 2 कार्बनों की है। कि हमें ये देखने के लिए मिलता है, हमने देखा आप किसी भी बंध को क्या करते हैं, हमने एकल बंध से द्विबंध बनाया, क्या बनाया, द्विबंध बनाया। आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, C2H6 सामान्य सूत्र आया, जबकि इसका आया 2 कार्बनों पर C2H4, और जबकि यहाँ पे क्या आया, C2H2 आया। आप देखें इसमें हमने देखा कि यहाँ से यहाँ जाने पर 2 हाइड्रोजनों की संख्या कम हुई है। मतलब यदि हम एक और बंध बनाते हैं, सिंगल बंध से द्विबंध की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजनों की संख्या में 2 की कमी आएगी। और जब हम एल्कीन से एल्काइन में जाएंगे तो एक और बंध बनेगा, और इस एक और बंध में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अपने पास में 2 हाइड्रोजनों की संख्या और भी कम हो जाएगी। इसीलिए सामान्य सूत्र में देखो आप, हमारे पास में सामान्य सूत्र था CnH2n+2, लेकिन जैसे ही हमने एल्कीन का हटा बनाया तो हमने जो +2 है इसको हटा दिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। इसमें देखो 2 और हटाने थे हमें, तो जुड़े थोड़ी ना है कि हम उसको हटा दें, तो अब तो उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तो हमने 2 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो हमारे पास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जैसे हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गए। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारे पास में एल्केन थी इनको तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त, कौन से तृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जबकि एल्कीन और एल्काइन जो आई ये हमारे पास में आई असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आई। किस में आई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अंदर हमें एल्कीन प्राप्त हुई कि एल्कीन एल्कीन और एल्काइन वो हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। तो आगे पढ़ते हैं अपन को, हाइड्रोकार्बन वाली पंचायत तो हमने खत्म कर ली, लेकिन अब हमारे पास में एक बड़ी पंचायत आने वाली है, और वो बड़ी समस्या जो है वो समस्या है किसकी, तो वो समस्या है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिवों की, कि आखिर हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है भाई साहब, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, तो व्युत्पन्न का मतलब होता है जिन्हें हम हाइड्रोकार्बनों से उत्पन्न करते हैं वो हमारे पास में व्युत्पन्न होते हैं। अब देखो क्या क्या बनाएंगे, तो भाई जब क्या क्या नहीं बनाएंगे ये बोलो, हम हाइड्रोकार्बन से सब कुछ बनाएंगे। अब देखो जैसे ही हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में बात की कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से हम क्या बनाएंगे, तो भाई साहब यहीं से हमें सब कुछ बनाना है। हमें एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं, हमें एल्कोहल भी बना सकते हैं, हम यहाँ से फेनॉल भी बनाएंगे, हम कीटोन भी बनाएंगे, हम एल्कोहल भी बनाएंगे, हम एल्डिहाइड भी बनाएंगे। इस सारे के सारे जो चीजें हैं, इस सब की सब चीजें हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। लेकिन सर अभी तो हमने कार्बन का सी पढ़ा था, और आप तो पता नहीं ये क्या क्या लेके आ गए हो। जब ये क्या क्या चीजें आई कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न वो होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बनों के द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो ये सब चीजें अपन को देखने के लिए मिल गई यहाँ पे। इस सब के सब हमारे पास में हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न थे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, ना ही अभी हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कारण क्या है, हमारे पास में इतनी अभी नॉलेज नहीं आई है। हम तो शुरुआत कर रहे थे, इनके नामों को लेके अभी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो आप पहले दिन से ही कह लें अरे सर उसका नाम क्या है। अरे नाम से पहले काम तो देख लो इसका। नाम जब हम सीखेंगे तो नाम ही नाम पढ़ेंगे, धड़ाधड़ तरीके से आप खुद नाम बताओगे कि सर ये नाम रहा हुआ या ये नाम रहा हुआ।
तो हम इस तरीके से इसके नामों की जानकारी आपको देने वाले, अभी आगे पढ़ेंगे अपन जब आईयूपीएसी नामांकन करेंगे। लेकिन अभी तो आपको समझना है कि ये सब जो एग्विक हैं ये किससे प्राप्त किया हमने, हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त किया। जब किसी भी चीज को हमने हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किया तो इनको हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोल दिया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल दिया। तो आप लोग बेटा इनको जब वीडियो को देखें तो आराम से वीडियो को पॉज करते करते स्पीड बढ़ा के स्पीड को स्लो करके आराम से देखा करें और नोट जरूर करते जाया करें, जिससे ही आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो आप ऐसे पढ़ते रहोगे और पता चलेगा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसी पढ़ाई को हम बोलते हैं धुआंधार पढ़ाई, कि पढ़ाई तो की लेकिन पता चला कि धुआं था तो सर उड़ गया और पढ़ाई तो हमें कुछ समझ ही में नहीं आई। तो इसीलिए आप इनको लिखते जाएं, व्यवस्थित तरीके से आप इनकी पढ़ाई करें। और हम इन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं ये अकेला ऐसा ही नहीं 11th में पूरी की पूरी 12th क्लास ही निकल जाएगी हाइड्रोकार्बनों के डेरिवेटिवों को पढ़ने में। लेकिन समस्या ये खड़ी हुई, सर आपने 12th क्लास तक की तो कहानी बता दी, हम इसके आगे बढ़ेंगे कैसे। तो बढ़ने के लिए हमने एक और नई जुगाड़ लेके आए और यहाँ पे हमने एक जुगाड़ लगाई और जुगाड़ में देखो हमने क्या कह दिया, हमने बोल दिया अगली परिभाषा लेके आ गए हम कार्बनिक यौगिक की। और उस परिभाषा में हमने बोल दिया कि कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन का की उपस्थिति तो आवश्यक है, तो आवश्यक है। इसके अलावा अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर आदि उपस्थित हो सकते हैं। अब ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा हम इसको 100% करेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका जो 99.9% जो डाउट है वो लगभग क्लियर कर देगी और आप आसानी से पहचानना सीख जाओगे कि आखिर कार्बनिक यौगिक होते क्या है। तो भाई साहब हमारी समस्या का समाधान हो जाए और क्या। यदि एक दो यौगिक छूट जाएंगे तो जैसे ही हम 12 तक आएंगे चलते चलते हम सीख जाएंगे। तो वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। तो इन्होंने हमसे बोल दिया कि अपन को ऐसे यौगिक देखना है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन तो उपस्थित हों और उसके अलावा अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन दो की उपस्थिति तो बिल्कुल आवश्यक है। तो अब देखो इनके लिए क्या है, हमने कुछ यौगिक लिखे और उनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो हमने लिखा यहाँ पे, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास में कौन कार्बनिक यौगिक है और कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो हमारे लिए एक आसान सी बात हो जाएगी इनको पहचानना, और जैसे ही लगभग हम पहचानना स्टार्ट कर देंगे हम इन्हें पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो पता चलेगा ना तो हम इनको पहचानेंगे ना ही हम इनको पढ़ पाएंगे। हमने इनको सारे यौगिकों को लिखा और इन यौगिकों में हमें बताना है कि कौन सा यौगिक कार्बनिक है और कौन सा यौगिक अकार्बनिक दे रखा है। HNO3 अपने पास में, और क्या बचा, बहुत सारी चीजें बची, अभी लिखा ही क्या है हमने। तो हमने लिखा यहाँ पे इसको हमने लिखा CH3NH CH3, हमने लिखा यहाँ पे किसको C6H5NH CH3। हमारे पास में इनको हमने लिखा और इनमें हमें बताना है कौन सा यौगिक कार्बनिक है और कौन सा कार्बनिक नहीं है।
तो ये जो परिभाषा है, ये हमारा जो काम है वो 99.9% सरल बना के रख देगा। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे उतने टाइम से। और जब हम इसका इंतजार कर रहे थे तो हम देखते हैं आखिर हमारे पास में कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। इसमें देखो हमने क्या बोला, कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति तो आवश्यक है, ये तो भाई साहब बिल्कुल कंपलसरी है, दोनों का उपस्थित होना, एक का नहीं। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन तो दे रखा है लेकिन कार्बन नहीं दे रखा है, इसीलिए ये हमारी मिनिमम शर्त का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए भाई साहब ये हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं है। हमने देखा यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये भी हमारी शर्त का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए गया ये भी। हमने तीसरा देखा कि हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो हमें तो भैया दोनों ही कंपलसरी चाहिए, उसके अतिरिक्त में कुछ चलेगा, तो ये भी नहीं है। आप देखें H2CO3 हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसके अतिरिक्त में क्या दे रखा, ऑक्सीजन, ये मतलब हमारा कार्बनिक यौगिक है, काम चल जाएगा। इसमें देखो HCN में हाइड्रोजन और कार्बन मिनिमम शर्त का पालन कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त में यदि नाइट्रोजन है तो ये हमारा कार्बनिक यौगिक है, काम हमारा चल जाएगा। हमने अगले की बात की H2SO4 की, तो हमने देखा है यहाँ पे कि हमारे पास में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन नहीं है, जिसके कारण एक कार्बनिक यौगिक भी नहीं है। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंपलसरी प्रेजेंट होना आवश्यक है, तभी जाके कार्बनिक यौगिक होंगे। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन दे रखा है, इसके अतिरिक्त में ऑक्सीजन है, हमारा काम बन गया भाई साहब, हम आसानी से इसको पहचान लेंगे। हम तीसरे की तरफ गए कि हमारे पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है और इसके अतिरिक्त में हमारे पास में ऑक्सीजन दे रखा है, हमारा काम यहाँ पे भी बन जाएगा और हम आसानी से कार्बनिक यौगिक को पहचान लेंगे। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़े, हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन की मिनिमम शर्त है, ये तो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन ही हुआ, लेकिन हमें क्या मतलब, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न ही हमारे कार्बनिक यौगिक है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। आगे गए, कार्बन देखो ये रहा, हाइड्रोजन, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, चल जाएगा बॉस, चल जाएगा, मतलब ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है। और इसी यौगिक ने ही तो शुरुआत की है कि हाँ हम लैब में बना सकते हैं। तो ये यूरिया है भाई साहब, इनको आप प्रणाम बोलें, प्रणाम, आपकी वजह से ही ये सब काम आसान हुआ है। तो हमने इनको क्या किया, यूरिया को बना दिया। आगे देखो, ये हमारे पास में कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन चल जाएगा, दौड़ जाएगा, काम बन जाएगा हमारा, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है। इसमें देखो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन आ गया और कार्बन को नहीं लेके आया, जिसके कारण हमारा काम खराब हो गया, तो ये भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रखा है, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है। इसके अलावा क्या है, हमारे पास में कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अतिरिक्त में नाइट्रोजन दे रखा है, तो ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है, और यहाँ पे भी ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो सर आप बोल रहे थे कि एक आध दो जगह नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, तो परिभाषा देखो यहाँ पे नहीं लगेगी अपनी, CCl4, CCl4 जो है वो इस परिभाषा के अनुसार हमारा कार्बनिक यौगिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक कार्बनिक यौगिक है। कारण क्या है, ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। तो एक दो जगह हमारी परिभाषा नहीं लगती, मतलब 99.9% हम यौगिकों को आसानी से पहचान सकते हैं इस परिभाषा के अनुसार। तो हमारी जुगाड़ काम कर गई यहाँ पे, तो लगभग हम बहुत सारे यौगिकों को पहचान लेंगे। इसी तरीके से हमने कार्बनिक यौगिकों के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा। अब बात ये आती है कि हमने कार्बनिक यौगिकों को भी पढ़ लिया, अब देखो कहाँ पे बढ़ते हैं हम। अब कार्बनिक यौगिकों का हमें निरूपण पढ़ना है कि हम कार्बनिक यौगिकों को निरूपित कैसे करेंगे। कार्बनिक यौगिकों को का निरूपण, हम कार्बनिक यौगिकों का निरूपण करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपको यहाँ पे मिलने वाला क्या है।
हम किस तरीके से, हमने पता कर लिया ना भाई साहब कि कार्बनिक यौगिक हैं क्या, अब हमें निरूपण देखना है कि हम किस तरीके से इनको निरूपित करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में आता है आणविक सूत्र। क्या आता है? आणविक सूत्र, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? देखते हैं क्या निरूपित करता है। हमने सबसे पहले आपको 4 कार्बनों वाली एल्केन लिखी, तो कैसे लिखेंगे? हमें सामान्य सूत्र पता है, पता है ना? नहीं पता है तो देख लो, यही है। हमने n का मान यहाँ पे रखा, जैसे कि हम रखेंगे कितना मिल जाएगा? C4H 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना होता है सर? हमें नहीं पता, आप ही बताओ। अरे नहीं पता है तो 10 होता है। लो, तेरा C4H10। और किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र जो होता है वो निरूपित करता है कि इस यौगिक में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित हैं और उनकी वास्तव में संख्या कितनी है। तो आपको पता चल रहा है ना कि इस वाले यौगिक में 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 10 है। यही हमें पता चलता है किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र दे रखा है यदि, तो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो क्या बताओगे? जैसे हमने C6H12O6 लिखा, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 भिन्न भिन्न तत्वों से मिलके बना है, जिसमें कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या हमें 6 दे रखी है। तो हमारे पास में 3 भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारे पास में 3 भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व दे रखे हैं। तो किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र जो होगा वो क्या निरूपित करेगा? उस यौगिक में उपस्थित कितने भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं व उनकी संख्या क्या दे रखी है, इसके बारे में जानकारी हमें उस यौगिक का आणविक सूत्र देगा। अब देखो भाई साहब, आणविक सूत्र के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा इसका संघनित सूत्र। कौन सा? संघनित सूत्र, जिसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला। और हम इसी यौगिक का बताने वाले हैं, ब्यूटेन। अभी आपको नाम से लेके परेशानी ना हो, अभी कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानेंगे तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, किस तरीके से आपको सीखना है। तो हमने इसका संगणित सूत्र लिखा, वो हमारे पास में ए है। और इस सूत्र को देख के आप क्या बता रहे हो? तुम बताओ क्या बता रहे हो? अरे वही बता रहे हैं कि इसके अंदर कितने कार्बन कार्बन के मध्य के बंधों को आप बता सकते हो कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है, साथ में एक कार्बन से कितने कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, इनकी जानकारी हमें कौन दे रहा है? तो हमें संगणित सूत्र दे रहा है। कौन दे रहा है? संगणित सूत्र दे रहा है कि एक कार्बन नंबर 1 पर 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, जबकि कार्बन नंबर 2 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, कार्बन नंबर 3 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं और कार्बन नंबर 4 पर 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। इसकी जानकारी कौन दे रहा है हमें? इस संगणित सूत्र दे रहा है। साथ में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध दे रखा है, इसकी भी जानकारी यही दे रहा है। बताओ, बढ़िया काम कर दिया यार, बहुत कुछ बता दिया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं संगणित सूत्र से हमें पता चला। इसके बाद हमारे पास में होता है संरचना सूत्र। कौन सा सूत्र? संरचना सूत्र। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और यही सूत्र आप लोग 10वीं क्लास में बना के आए हैं और आप लोग यहाँ पे लगता था अरे बहुत बढ़िया, हमें केमिस्ट्री तो आती है, बहुत कुछ हम कर लेंगे, अब बहुत मजा आने वाला है। हमने यहाँ से इसको बनाया कि हम इस तरीके से मतलब कार्बन कार्बन के मध्य के एकल बंध को हम निरूपित कर देंगे। ये क्या होता है? संरचना सूत्र, जिसमें आपको सभी के सभी बंध दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा है। इन सब की जानकारी हमें संरचना सूत्र देता है। और जब भी हमें सिग्मा पाई बंध की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी तो आपके लिए संरचना सूत्र की ही आवश्यकता होगी कि हमें किसी भी यौगिक के संरचना सूत्र को हमें यहाँ पे बताना है।
आगे देखो, आगे हम बात करने वाले हैं कि संरचना सूत्र के बाद हम इनके बाद में पढ़ेंगे क्या, एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं बंद रेखा निरूपण। बंद रेखा निरूपण जिसको बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन। और हम इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे किसका, पहले हम C4H10 का ही बनाएंगे। और इसका लो बन गया, ये हमारे पास में बॉन्ड लाइन निरूपण है। और ये निरूपण हमें बताता है कि जितने भी यौगिक में कोने होंगे इन सब कोनों पर कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन होगा, ऐसा। और यदि आपको इनकी संयोजकताओं को पूरा करना है तो आप हाइड्रोजन को जोड़ दें। इसकी कितनी बाकी है, तो कार्बन 4 बंद बनाता है, बिल्कुल गांठ बांध लें आप। कार्बन 4 बंद, कट जाएगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन कभी 5 बंद नहीं बनाएगा भाई साहब, कार्बन 4 बंद ही बनाएगा। 4 बंद बना लिया। यहाँ पे देखो अपने पास में 2 बंद, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से बन जाएंगे। यहाँ पे भी 2 बंद आपको बन जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास में 3 बंद देखने के लिए मिल जाएंगे, 3 बंद बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, मतलब ये बंद रेखा निरूपण कार्बन कार्बन के मध्य बनने वाले बंद को बता रहा है केवल। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद है, द्विबंध है, त्रिबंध है, किस प्रकार का बंध है, हर एक कोने पर कार्बन को बता रहा। जैसे हमने आपको 2-4 निरूपण करवाते हैं, आपको अच्छा लगने लगेगा। सर हमें तो अच्छा बहुत पहले से लग रहा है, कोई बात नहीं, और अच्छा लगेगा। देखो हर एक कोने पर कौन उपस्थित है, कार्बन। तो इसका मतलब कार्बन, यहाँ पे कार्बन और इस वाले और इस वाले कार्बन के मध्य आपको डबल बॉन्ड दे रखा है। ये डबल बॉन्ड आप बना दें, इस तरीके से हमने निरूपित कर दिया। संयोजकता पूरी करनी है तो हाइड्रोजनों को जोड़ दें। इसकी 3 संयोजकता बात की है, क्योंकि एक बंद बना रहा है, 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया। इस पर 1 जोड़ दिया, इस पर भी 1 जोड़ दिया, और इस पर भी 3 जोड़ दिया। इस तरीके से हम आसानी से आपको इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। हमने कोई एक बंद रेखा निरूपण इस तरीका भी का भी लोग बना देते हैं। और इसका क्या होता है कि इस कोने पर जहां पे त्रिबंध खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी कार्बन परमाणु है, मतलब इसका मतलब है आपको ये दे रखा है, इसका मतलब आपको ये मिल रहा है। तो ए भी हमारा एक क्या है, कार्बनिक यौगिक दे रखा है, और ये बंद रेखा निरूपण है। लेकिन इस चीज को समझते हुए हमें आगे भी आपको एक चीज समझा दें, क्योंकि उसको भी हम लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं, जिससे अपना झंझट खत्म ही हो जाए आगे के लिए। और उसको हम पढ़ते हैं कि हमें कहीं कहीं सिग्मा पाई बंद की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, कि सिग्मा और पाई बंद की संख्या अपने पास में कितनी है। तो हमारे पास में अभी आप बिल्कुल छोटी सी ट्रिक समझें कि यदि हमने कार्बन, यदि आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप इसी ट्रिक का ही उपयोग करें कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है या एकल बंध दे रखा है, तो सिग्मा 1 होगा, जबकि पाई 0 होगा, कोई भी पाई बंध नहीं होगा। जबकि यदि हमारे पास में द्विबंध दे रखा है तो 1 सिग्मा और 1 पाई मिलेगा भाई साहब। और यदि हमारे पास में ट्रिपल बंध दे रखा है तो 1 सिग्मा और 2 पाई आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये आपको सिग्मा और पाई बंध यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस तरीके से हम आसानी से सिग्मा और पाई बंध की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखो हमने क्या किया, हमने आपसे पूछा कि आप बताएं सिग्मा पाई बंधों की संख्या कितनी है। अरे यार, इनके अंदर हमें सिग्मा पाई बंधों की संख्या बतानी है कि अपने पास में कितने सिग्मा बंध हैं, कितने पाई बंध हैं। तो हमने देखो क्या किया, चलो इसको ना बनाओ, अभी हम इतने होशियार नहीं हुए हैं, हमने बना दिया। इसको बना दिया, इसको बना दिया, और हमने लिख दिया कुछ इस तरीके का C2H4 के अंदर पाई बंध सिग्मा बंध कितने हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे हमने बंद रेखा निरूपण बनाया आपको, पहले तो आप इसको संरचना सूत्र के रूप में व्यवस्थित कर दें। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। आप 5 कार्बनों को ऐसे बना लें,
ऐसे बना लें भाई साहब, ये हमने 5 कार्बन को बना दिया। आप देखें इस दूसरे और तीसरे कार्बन के मध्य द्विबंध है, द्विबंध बना लिया। लास्ट वाले कार्बन के मध्य भी द्विबंध है, बना लिया हमने। संयोजकता पूरी करें आप। इसकी कितनी बाकी है? 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ दें। इसकी कितनी? 1 बाकी है, क्योंकि 3 बंध पहले से बना रहा है। इसकी कितनी बाकी है? 1 बाकी है, 1, तो आप जोड़ देंगे। इसकी भी 1 बाकी है, और इसकी साहब 2 बाकी है। आप गिने सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या कितनी है। तो हमने बोला एकल बंध में 1 सिग्मा होगा, 0 पाई होगा, जबकि द्विबंध में 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, और त्रिबंध में 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे? आप देखें सिग्मा को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास में 12 सिग्मा मिले। कितने सिग्मा? 12 सिग्मा। पाई कितने? तो 2 पाई, क्योंकि द्विबंध में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो क्लियर है ना बच्चों ये वाली बात? आप लोग बिल्कुल कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ सर बिल्कुल हाँ समझ में आया, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तभी जाके हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा। जितना आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, केमिस्ट्री मेघ जी को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, तभी जाके हम केमिस्ट्री आपके लिए सरल बना पाएंगे। साथ में संजीव सर की पाठशाला को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये लेक्चर आपको व्यवस्थित रूप से केवल संजीव सर की पाठशाला पर ही मिलने वाले हैं। साथ में देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका मतलब क्या है। तो हर एक कोने पर तो पहले क्या है? कार्बन है, तो आप ऐसे कार्बनों को व्यवस्थित कर दें। इसके बाद आप इनकी संयोजकताओं को भी पूरा कर दें। तो आप देखें कार्बन कितने बंध बना रहा है, तो 3 बना रहा है, तो 3 बंधों के लिए एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया। इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, और इस पर भी हाइड्रोजन। अब देखो आप सिग्मा बंधों पाई बंधों की संख्या को गिने, कितना आने वाला है। आपको पता है हर एकल बंध में 1 सिग्मा होता है, कोई पाई नहीं होता, तो पहले एकल ही गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास में 12 तो है सिग्मा, क्योंकि द्विबंध में 1 सिग्मा तो होता ही है। जबकि द्विबंध हमारे पास में 3 है, तो 3 पाई बंध हमारे पास में दे रखे हैं कि 3 पाई मिल जाएंगे। में हमने इस तरीके से बना लिया। आपको दिया है C2H4, तो आप देखो C2H4 की पहले संरचना बना लें। हर एक कार्बन से हमने दोनों के 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। एक हमारे पास में एल्कीन है, आप सामान्य सूत्र से पता कर सकते हैं कि एल्कीन है। हमने देखा इसमें कितने सिग्मा हैं बच्चों, तो एक चिल्ला के बोला कि सर अभी गिनते हैं। इसने बोला 1 2 3 4 और 5, उसने कहा 5 सिग्मा सर। हमने होशियार बेटा, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया बताया। जबकि पाई बंद, एक ही पाई बंद है। तो हम इस तरीके से सिग्मा व पाई बंधों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास में कितने सिग्मा कितने पाई दे रखे हैं। आपको कोई भी यदि खतरनाक एग्विक मिल जाए कुछ इस तरीके का कि आप बताएं भाई साहब इसके अंदर कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ऐसे क्वेश्चनों का धड़ाधड़ा आंसर दें और निष्फिक्र होके आप आंसर दें। आप पहले यहाँ पे बनाएं कि हमारे पास में कितने सिग्मा आ रहे हैं। तो आप करें यहाँ पे क्या क्या करना है अभी बताते हैं जो करना है आपको। आप इसको संरचना सूत्र के रूप में आप व्यवस्थित कर दें कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ये 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिया है। यहाँ पे ट्रिपल बंध है, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ पे द्विबंध है, यहाँ पे सिकल बंध, और यहाँ पे ये अपन को दे रखा है। ठीक है, आप क्या करें यहाँ पे गिनती करें। गिनती करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करेंगे। गिनती नहीं आती क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे सर गिनती सिखा रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो? भाई साहब पहले गिनती सीखोगे तभी तो केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो पहले हमारे पास में 20 सिग्मा मिल जाएंगे, जबकि पाई तो द्विबंध में 1 पाई और 2 पाई यहाँ पे और 1 पाई यहाँ पे, तो कितना हो गया
1 और 2, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बंद होते हैं, तो 3 और 1 4, तो अपने पास में 4 पाई बंद मिल गए। कई बार हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि उसने हमें इनके बारे में यदि हमने उपयोग नहीं किया होगा तो हम ऐसे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाएंगे। कि हमारे पास में C2CN का होल 4 मिला, तो C2CN को आप देखो, पहले तो 2 कार्बन हैं, इन 2 कार्बनों को व्यवस्थित कर लें, और यहाँ पे 4 साइनाइड हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। तो इस तरीके से आप साइनाइड बना लें और आपको ये मिल जाएगा, ये साइनाइड बना लिया। अब गिने आप सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या, तो कितनी मिलेगी आपको? आपको मिलेगी यहाँ से देखो, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हैं? 9 सिग्मा है। पाई कितने हैं? 2 4 6 8, ये दे रखे 8 पाई बंध। तो हमारे पास में, ओहो गलत कर दिया क्या, ओहो सिग्मा बंध फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, और यहाँ पे भी 9 पाई, क्योंकि 1 पाई ये रहा। अरे हम भूल गए थे बच्चों, आप लोगों को देख रहे थे कि आप सही से देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो हमें इस तरीके से सिग्मा व पाई बंधों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें कोई अणुसूत्र दिया है तो भी हम अणुसूत्र को मतलब संरचनात्मक सूत्र में बदलें और वहां पर हम इनकी संख्या को व्यवस्थित तरीके से ज्ञात करें। जैसे आपको कोई चक्रीय वलय दी है, एक और उदाहरण दे लेते हैं अपन, कि हमारे पास में हमने दिया साइक्लोहेक्सेन। अभी नाम को लेके परेशान नहीं, हम सब सीखेंगे बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र हो के आप परेशान मत हो। हमने आपको कुछ ए वाले एवक दिए, एक खतरनाक एवक आप लेके परेशान मत होना कि अरे सर ने क्या क्या बना दिया। कई बार आपको वो ABCD बना के रख देगा, नहीं तो सोचो अरे सर ने तो हमें ABCD बताई नहीं है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हम बता रहे हैं अभी आपको बच्चों क्या है। हमने आपको बना दिया यहाँ पे क्या क्या बनाओगे, चलो M बना दिया, तो M का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बंध रेखा निरूपण में अपन को मिल जाता है। हमने कोई भी शब्द बना दिया, हमने बना दिया T, इनका मतलब क्या है, तो देखो अपन समझ सकते हैं। पहले हम साथ में इनका सिग्मा बंध पाई बंध भी गिन लेते हैं और दोनों काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसमें अपने पास में द्विबंध तो नहीं बनाया, तो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा बंध होंगे। तो आप पहले यहाँ से कार्बन कार्बन को बना लें कोने पर, और जैसे ही कार्बन बनाया आप संयोजकता देखें कितनी बाकी है इसकी? 2, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 बाकी है, इसकी भी 2 बाकी है, इसकी भी 2 बाकी है, और इसकी भी 2 बाकी है, तो सबकी 2-2 संयोजकताएं बाकी हैं। तो सिग्मा बंध आप गिन लें, आपको पता है एकल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, जो भी हैं सारे के सारे सिग्मा हैं। यदि कोई उन्होंने शब्द बना के रख दिया तो शब्द का मतलब ऐसा है, जितने कोने हैं उतने ही कार्बन हैं। ये है हमारे पास वास्तविक व्यवस्था। आप इन पर हाइड्रोजन को व्यवस्थित करें, आप इनके सिग्मा बंधों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारी के सारी सिग्मा हैं। हमने ए बनाया, इसका मतलब समझो कि आपके पास में हर एक कोने पर कार्बन परमाणु दे रखा है। कहाँ बना दिया रे, इधर बनाना था। ले भाई, ये भी यहाँ पे कार्बन ही है भाई साहब, कार्बन ही है, परेशान ना हो कि हर एक कार्बन दे रखा है आपको। इनमें आप हाइड्रोजनों को गिन लें, देखो एक इसका बाकी है, एक इसका बाकी है, एक इसका बाकी है, एक हाइड्रोजन इसका बाकी है, और इसकी चारों की चारों संयोजकता पूरी हो रही, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इन पर एक एक हाइड्रोजन बाकी है। तो आप इस तरीके से आसानी से इनके हाइड्रोजनों को व्यवस्थित कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से हाइड्रोजन दे रखे हैं, कितने सिग्मा कितने पाई है। पाई हम गिन लेते हैं, सिग्मा आप गिन लेना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। सिग्मा आप देख लेना कितने आने वाले हैं, तो पेन रखते जाना भाई साहब, नहीं तो बड़ी मेहनत से आप गिनते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सिग्मा दे रखे हैं। एक बार गिन लेना, शायद 20 ही सिग्मा है, कोई का छूट ना गया हो बच्चा।
एम का मतलब क्या है, देखो एम का मतलब ये जितने कोने हैं उतने कार्बन हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको वो कोई आकृति बना दे और कहो इसमें तो हमें जेड का मतलब नहीं पता, तो जेड का मतलब ऐसे बना दिया, इसका मतलब हर एक कोने पर कार्बन परमाणु दे रखा है। तो हम इस तरीके से कार्बन परमाणुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। हमने टी बनाया, टी का मतलब क्या है, जितने कोने हैं उतने ही आपको क्या, ओहो हो, चलो यहाँ पे बना लो यार, ये है मतलब। संयोजकता देख लें इसकी कितनी बाकी हैं, 3, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 3। जब आप व्यवस्थित कर देंगे उसके बाद आप सिग्मा पाई बंधों को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने कोई आपको ऐसी आकृति बना के दे दी और आप परेशान हैं, अरे यार सर ये क्या क्या बनाने में लगे हो, ये तो हमारे घर पर दीपावली पर बनाया जाता है। तो दीपावली पर तो बनाया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री पर मतलब क्या है इसका, देखो ये है हमारे पास में हर एक कोना, जितने कोने उतने कार्बन, हर एक कोने का मतलब केमिस्ट्री का मतलब ये सातिया नहीं है, केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है। आप इनकी सबकी संयोजकताओं को पूरा करें और आसानी से सिग्मा और पाई बंधों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान क्या रखना है, यदि एकल बंध तो 1 सिग्मा 0 पाई, यदि डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 2 पाई। इन सब चीज़ों को आप जरूर सीखें, पढ़ते रहें। हम बाकी की चीज़ों को आपको अगले लेक्चर में लेके आने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर तो करना ही अपने दोस्तों के बीच में, लाइक करना है और कमेंट भी भरपूर मात्रा में करने हैं। ये भैया आप लोगों की गारंटी है, अब आप लोगों को करना क्या है। तो हम मिलते हैं, कल मिलते हैं आपसे और एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, जिसमें हम आपको और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।